हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपकी तैयारी को देखते हुए एक और क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये और इस क्लास के अंदर 35% है दोस्तों। कितने परसेंट है दोस्तों? 35% है इस क्लास के अंदर और 35 के 35 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, मतलब एक तरीके से मानो एक रामबाण क्लास होगी आपके लिए। ठीक है, जिसमें सारे पर्सन आप अगर सॉल्यूशन कर देते तो मतलब आपकी तैयारी का पता लग जाएगा कि बहुत बेटर क्लास है। और इस क्लास का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, आप सभी लोगों की इन 35 प्रश्नों में से 30% तो हर हाल में सही होनी चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं इन 35 प्रश्नों में से 35 किसके सही होते हैं और 30 तक किसके सही होते हैं। ठीक है, और 30 से कम सही हुई तो मतलब सीधी सी बात है, आपकी तैयारी को और आपको बेटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और ये सीपीयू यूटिलाइजेशन को कैसे प्रभावित करता है? बताइए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और यह सीपीयू यूटिलाइजेशन को कैसे प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन आपके सामने, केवल टास्क डिलीट करना। दूसरा, सीपीयू को आइडल होने से रोककर एफिशिएंसी बढ़ाना, या फिर हार्ड डिस्क साइज बढ़ाना, या कीबोर्ड स्पीड बढ़ाना। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चार में से कौन सा सही है भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों, सीपीयू को आइडल होने से रोककर एफिशिएंसी बढ़ाना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप सभी का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, इंटरनेट में। क्या दोस्तों? इंटरनेट में डीएनएस का उपयोग क्यों किया जाता है? इंटरनेट में डीएनएस का उपयोग क्यों किया जाता है और यह ब्राउजर को सही वेबसाइट तक कैसे पहुंचाता है? बताइए दोस्तों, इंटरनेट में डीएनएस का उपयोग क्यों किया जाता है और यह ब्राउजर को सही वेबसाइट तक कैसे पहुंचाता है? पहला ऑप्शन, रैम अलोकेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, कीबोर्ड डिटेक्ट करने के लिए, या डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए, या फिर एक तरीके से पीसी को स्कैन करने के लिए। बताइए दोस्तों, तो इंटरनेट में डीएनएस का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए, और जब ये बदल जाता है तो सही वेबसाइट तक पहुंच जाता है एक तरीके से। और डीएनएस का पूरा नाम क्या है भाई? डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन तो बता देता हूं मैं आपको, सी ऑप्शन होगा, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए। ठीक है, और डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है भाई? डोमेन, एक मिनट, डोमेन नेम सिस्टम। नेम सिस्टम, क्लियर है तक का? डीएनएस का पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो पूरा नाम क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम होगा। और इंटरनेट का उपयोग किया जाता है डीएनएस का, और ये ब्राउजर को सही वेबसाइट तक कैसे पहुंचाता है? क्योंकि ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदल देता है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरे में आएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। साइबर सिक्योरिटी में ब्रूट फोर्स अटैक को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? साइबर सिक्योरिटी में ब्रूट फोर्स अटैक को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? पहला ऑप्शन, ये पीसी रिस्टार्ट करता है। दूसरा, ये रैम डिलीट करता है, या फिर ये इंटरनेट स्पीड कम करता है, या फिर पासवर्ड को बार बार गाइज करके एक्सेस ले सकता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं आप लोग। और अभी तक क्लास अगर शेयर नहीं की अपने दोस्तों के साथ में तो शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में ब्रूट फोर्स अटैक का सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि पासवर्ड को बार बार गाइस करके एक तरीके से एक्सेस ले सकता है ये। ठीक है, इसलिए खतरनाक माना जाता है। डी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे नहीं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वीलुकअप बड़े डाटा सेट्स में किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? एमएस एक्सेल में वीलुकअप बड़े डाटा सेट में किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है या सॉल्व करता है? ओनली फॉर्मेटिंग वाली को, किसी की वैल्यू के आधार पर मैचिंग डाटा ऑटोमेटिकली निकालना, या फोल्डर बनाना, या कंप्यूटर बैकअप लेना? तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, आप सभी को पता है दोस्तों। किसी की वैल्यू के आधार पर मैचिंग डाटा को ऑटोमेटिकली क्या कर देता है दोस्तों? निकाल देता है, जिससे आपकी समय बचत होती है दोस्तों। और ये कौन सा मतलब लुकअप करता है? ये वर्टिकल लुकअप करता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? वर्टिकल। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज की पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग में
वर्चुअलाइजेशन मुख्य रूप से किस रिसोर्स का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन मुख्य रूप से किस रिसोर्स का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है? कीबोर्ड का, माउस का, फिजिकल हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, या फिर एक तरीके से हम बात करें वॉलपेपर का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? मुख्य रूप से रिसोर्स का बेहतर उपयोग कर सुनिश्चित करता है। बताइए दोस्तों किसका करता है ये? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों फिजिकल हार्डवेयर यूटिलाइजेशन का। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, आप ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब बात करें दोस्तों छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है हमारे सामने? नेटवर्क में टीसीपी और यूडीपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? नेटवर्क में टीसीपी और यूडीपी के बीच मुख्य अंतर क्या है भाई? पहला ऑप्शन टीसीपी रिलायबल है, यूडीपी फास्ट है लेकिन अनरिलायबल है, या फिर टीसीपी स्लो है, यूडीपी इंटरनेट बंद करता है, या फिर टीसीपी सिर्फ वाईफाई पर चलता है, या यूडीपी केवल मोबाइल में चलता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा टीसीपी स्लो है और यूडीपी इंटरनेट क्या करता है दोस्तों? बंद करता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा छठे में भी नहीं आएगा। छठे में आएगा दोस्तों टीसीपी रिलेबल है और यूडीपी फास्ट लेकिन अनरिलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ई ऑप्शन। क्या आएगा दोस्तों? ई ऑप्शन आएगा। टीसीपी रिलेबल है और यूडीपी फास्ट है लेकिन अनरिलेबल है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्या दोस्तों? एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स किस प्रकार ऑटोमेटिकली अपडेट होता है? फोटोज ऐड करने पर, हेडिंग स्टाइल के आधार पर, कीबोर्ड शॉर्टकट से, या कोई अपडेट नहीं होता? एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स किस प्रकार ऑटोमेटिकली अपडेट होता है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपने कभी पढ़ा हो एमएस वर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ी हो तो आप आंसर दे सकते हैं आराम से। ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा सातवें का सही जवाब। तो दोस्तों एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली हेडिंग और स्टाइल के आधार पर क्या होता है दोस्तों? अपडेट होता है। हेडिंग और स्टाइल के आधार पर क्या होता है दोस्तों? अपडेट होता है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। ईमेल स्पूफिंग साइबर अटैक्स में अटैकर किस चीज में बदलाव करता है? ईमेल स्पूफिंग साइबर अटैक में अटैकर्स किस चीज में बदलाव करता है? कंप्यूटर रैम में, सेंडर एड्रेस को फेक आईडी बनाकर, मॉनिटर ब्राइटनेस के लिए, हार्ड डिस्क फॉर्मेट के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? ईमेल स्पूफिंग साइबर अटैक में अटैकर्स किस चीज में बदलाव करता है? अगर आपको आता है तो जल्दी बताइएगा दोस्तों। इसमें आएगा सेंडर एड्रेस को फेक बनाकर भेजना, सेंडर एड्रेस को फेक बनाकर भेजना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के नवे प्रश्न की और नवा प्रश्न है स्प्रेडशीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? स्प्रेडशीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला ऑप्शन केवल कलर्स बदलने के लिए, डाटा डिलीट करने के लिए, डाटा एनालिसिस और विजुअल बनाकर, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए, या सीट पासवर्ड चेंज करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा स्प्रेडशीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? जल्दी से दीजिएगा जवाब, देखते हैं किस किस का सही होता है। नवा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा डाटा को एनालिसिस और विजुअल बनाकर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा इंटरनेट में प्रॉक्सी सर्वर क्या भूमिका निभाता है? कीबोर्ड कंट्रोल लेना, रैम बढ़ाता है, पीसी बंद करता है, यूजर और इंटरनेट के बीच मिडिल लेयर बनाकर आइडेंटिटी छुपाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा भाई? ये करेगा दोस्तों यूजर और इंटरनेट के बीच मिडिल लेयर बनाकर आइडेंटिटी छुपाता है। डी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस का डी ऑप्शन सही है भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क में लेटेंसी किसे कहा जाता है? पीसी हीटिंग को, डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में लगने वाला समय, या वायरस इन्फेक्शन, या हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब।
तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय। बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 11वीं में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारे पास में क्या है, एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल बड़े और कॉम्प्लेक्स डाटा को किस प्रकार सिंप्लीफाई करता है। पहला ऑप्शन, रो डाटा को समरी रिपोर्ट में बदलकर, या फिर बैकग्राउंड कलर बदलकर, डाटा डिलीट करके, या सीट मर्ज करके। बताइए दोस्तों, आपने पिवोट टेबल पढ़ रखा होगा एमएस एक्सेल में, किस किसने पढ़ रखा है भाई? अगर पढ़ रखा है तो जवाब दीजिए इसका, ठीक है। तो कैसी लग रही क्लास? अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और सारे अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल बड़े और कॉम्प्लेक्स डाटा को किस प्रकार सिंप्लीफाई करता है, तो वो करता है दोस्तों रो डाटा को या रो के डाटा को समरी रिपोर्ट में बदल करके। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा को कैसे बढ़ाता है। इंटरनेट बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा को कैसे बढ़ाता है? अकाउंट फास्टर करता है, 2 अलग पहचान प्रूफ्स वेरीफाई करता है, या मनी डबल करना है, या बैटरी बचाता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों 2 अलग पहचान प्रूफ्स वेरीफाई करता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, 2 लेयर की सुरक्षा बढ़ जाती है एक तरीके से, और सुरक्षित हो जाता है अपना अकाउंट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। मेलवेयर के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? मेलवेयर के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? वर्म्स, ट्रोजन्स, वायरसेस, या फिर गेम्स, वीडियोज, फोटोज, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम, एसएसडी। अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ रखा होगा ना भाई, तो इसका जवाब तो आप आराम से दे दोगे, ठीक है। तो मैं वेट करता हूँ, मतलब 2-4 सेकंड का आपका आंसर देने का। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई आज की क्लास का, मतलब इस क्लास का, इस क्वेश्चन का। क्लास का क्या, क्लास का तो मैं ही दे रहा हूँ वैसे। तो किस किस का जवाब भाई यहाँ पे क्या कितना क्या आ रहा है तुम्हारा भाई, जल्दी से बताइएगा। और हाँ, आप जवाब दो तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपकी जो परीक्षा होगी 35 प्रश्न होंगे भाई, और 35 प्रश्न करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक है। 1 घंटे में आपको 35 प्रश्न करने हैं, ठीक है। और हाँ, कई लोगों का समय कम हो जाता है, मतलब एक तरीके से कम रह जाता है 35 प्रश्न में, तो आपको समय का ध्यान रखना है विशेष रूप से, और पूरे 35 प्रश्न करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, ठीक है। और साथ में अगर आप 14 प्रश्न सही कर देते हैं तो आप क्या हो जाओगे दोस्तों, क्वालिफाई हो जाओगे, पास हो जाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन करके पूरे 35 ही आने हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेलवेयर का जो 3 मुख्य प्रकार है वो है दोस्तों वर्म्स, ट्रोजन्स और वायरसेस। मतलब एक तरीके से बताइए किस किस का यहाँ पे सही था ये। ओके, किस किस ने ए ऑप्शन पे टिक किया था भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 15वां यहाँ पे, एक्सेल में डाटा वैलिडेशन किस स्थिति में सबसे अधिक उपयोगी या उपयोग होती है। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन किस स्थिति में सबसे अधिक उपयोग होती है? जब फॉर्मेट बदलना हो, जब सीट डिलीट करनी हो, जब यूजर को केवल स्पेसिफिक वैल्यूज एंटर करने की अनुमति देनी हो, या जब चार्ट बनाना हो। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन किस स्थिति में सबसे अधिक उपयोग होती है? जब यूजर को केवल स्पेसिफिक वैल्यूज एंटर करने की अनुमति देनी हो, ठीक है। मतलब फालतू की एंट्री नहीं चलेगी, जो बताया जाएगा उसी की एंट्री देनी हो, ठीक है। तब जाकर के हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए दोस्तों 15 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं एकदम, ठीक है, और कितने आते थे आपको, ठीक है। जो लोग टॉपर हैं, पढ़ने वाले हैं अच्छे खासे, उनको ये क्लास एकदम इजी लगेगी, और जिन्होंने पहली बार देखा है उनको हल्का सा हार्ड लग सकती है। तो उनसे कहना चाहूंगा पूरी क्लास देखो भाई मेरी आप, ठीक है। खासकर जो मैराथन बना रहा हूं ना, उनको जरूर देखना आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। राउटर और स्विच में मूल अंतर क्या है? राउटर और स्विच में मूल अंतर क्या है भाई? पहला ऑप्शन, कोई फर्क नहीं है। दूसरा ऑप्शन, राउटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, स्विच डिवाइस को करता है, या फिर स्विच इंटरनेट चलाता है, या राउटर केवल मोबाइल में चलता है। बताइए दोस्तों राउटर और स्विच में मूल अंतर क्या है? दोस्तों यहां पे बात करें, राउटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, जबकि स्विच डिवाइस को, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। राउटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है, जबकि स्विच क्या करता है दोस्तों, डिवाइसेज को कनेक्ट करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं 16वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। आईसीटी में डिजिटल डिवाइड का अर्थ क्या है? आईसीटी में डिजिटल डिवाइड का अर्थ क्या है? रैम का साइज,
केबल लेंथ, मोबाइल ब्राइटनेस या डिजिटल सुविधाओं की असमानता। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। आईसीटी में डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा डिजिटल सुविधाओं की असमानता, डिजिटल सुविधाओं की असमानता, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड में माक्रो का उपयोग क्यों किया जाता है? एमएस वर्ड में माक्रो का उपयोग क्यों किया जाता है? जो माक्रो होता है एमएस वर्ड के अंदर वो निकलता है दोस्तों व्यू टैब में। कौन से टैब में दोस्तों? व्यू टैब में निकलता है ये, और व्यू टैब के अंदर माक्रो पाया जाता है। तो ये काम क्या आता है, क्या उपयोग आता है? पहला ऑप्शन कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, फॉन्ट डिलीट करने के लिए, इमेज कंप्रेस करने के लिए, या रिपीटेड जो टास्क रहता है उसको ऑटोमेट करने के लिए, मतलब एक टास्क जो बार बार आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ये होगा कि रिपीटेड जो टास्क होता है, जो बार बार आप यूज लेने वाले टास्क होते हैं उसको ऑटोमेट करने का काम करता है, जिससे आपकी मतलब आपके समय में एक तरीके से बचत हो जाती है। ठीक है, ओके। तो एमएस वर्ड के अंदर माक्रो का यूज किस किस ने ले लिया भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि हमने सर माक्रो का यूज किया था एमएस वर्ड में। ठीक है, और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेरी क्लास देखने के लिए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे कहूँगा कमेंट बॉक्स में आपको जो 14 तारीख की एग्जाम है और 21 तारीख की एग्जाम है आपकी, ठीक है, या जो भी एग्जाम होती है उसकी आपको एक तरीके से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, वहाँ पे जाके देखिएगा। ठीक है, और अपनी जो भी तैयारी है उसको बेटर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। वाईफाई में इंक्रिप्शन यानी कि WPA और WPA2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, बताइए दोस्तों, रेंज बढ़ाना, वायरलेस नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षित रखना, या मोबाइल चार्ज करना, या इंटरनेट स्पीड दुगनी करना। ठीक है, आपने मोबाइल में भी देखा होगा दोस्तों ये WPA और WPA2 क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य है वायरलेस नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षित रखना, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें सवाल की ओर, सॉरी 20वें सवाल की ओर। एक्सेल में इफ प्लस एंड फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? एक्सेल में इफ प्लस एंड फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है भाई? जब दो कंडीशन एक साथ सच हो, जब सीट मर्ज करनी हो, जब डाटा डिलीट करना हो, या फिर जब प्रिंट लेना हो। बताइए दोस्तों, शिफ्ट प्लस एंड मतलब शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन का यूज आप कब करेंगे? ठीक है, जब दो कंडीशन एक साथ सच हो तो क्या करेंगे दोस्तों, शिफ्ट के साथ में एंड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एक और ऑप्शन आ सकता है यहाँ पे, जब दो कंडीशन में से मतलब दो में से एक सच हो, दो में से एक सच हो। ठीक है, जब मान लो आपको दो में से एक सच करनी हो, या दो से दो या दो से अधिक में से एक सच करनी हो, तो आप इफ के साथ में और का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दोनों की दोनों सच करनी हो ना एक साथ में, तो क्या करना होगा दोस्तों, इफ के साथ में एंड का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इंटरनेट में बैंडविड्थ किसे दर्शाता है? स्टोरेज साइज को, मैक्स डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी को, कीबोर्ड स्पीड को, या डिस्प्ले साइज को। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो आप मुझे बता सकते हैं जल्दी से। क्या होगा भाई 21वें का सही जवाब? इंटरनेट में बैंडविड्थ किसे दर्शाता है भाई? स्टोरेज साइज को, मैक्स डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी को, कीबोर्ड स्पीड को, या डिस्प्ले साइज को। बताइए जल्दी से, किस किस को आ रहा है, किस किस ने पढ़ रखा है ये इंटरनेट वाला टॉपिक? दोस्तों यहां पे आएगा मैक्स डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी। क्या आएगा दोस्तों? मैक्स डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी, बी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें सवाल की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम को डेड लॉक कब होता है? सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेड लॉक कब होता है? इंपॉर्टेंट है काफी। जब पीसी हीट हो, जब इंटरनेट स्लो हो, जब दो प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स का वेट कर रही हो। बताइए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेड लॉक कब होता है? कब होता है डेड लॉक? बताइए दोस्तों, सही जवाब होगा जब दो प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्स का वेट कर रही हो। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें सवाल की ओर। 23वां है दोस्तों, कैश मेमोरी सीपीयू परफॉर्मेंस को क्यों सुधारती है? कैश मेमोरी सीपीयू परफॉर्मेंस को क्यों सुधारती है? क्योंकि कैश इंटरनेट चलाती है, क्योंकि ये
फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को सीपीयू के पास स्टोर करती है, या क्योंकि ये कीबोर्ड चलाती है, क्योंकि ये पीसी रिस्टार्ट करती है। तो दोस्तों ये भी नहीं करती है, ये भी नहीं करती है, ये करती है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को सीपीयू के पास स्टोर करती है। ठीक है। और कैश मेमोरी की सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि एक तरीके से तेज और फास्ट काम करती है। ठीक है, सबसे तेज काम करती है, फास्ट काम करती है, और सीपीयू और रैम के बीच जो डाटा का एक्सेस होता है ना उसको तेज करती है। तो यहाँ पे आएगा क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को सीपीयू के पास स्टोर करती है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। ईमेल में बीसीसी किस लिए उपयोगी होता है? ईमेल में बीसीसी किस लिए उपयोग होता है? सभी को पता चले, मेल डिलीट करने के लिए, मेल इनक्रिप्ट करने के लिए, रिसीवर को पता न चले कि ईमेल मेल और कि मेल और किसे भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, रिसीवर को पता न चले कि मेल किसे भेजा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं, आप सीसी करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सभी को पता चल जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? कार्बन कॉपी होता है। और बीसीसी की बात करें तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये एक तरीके से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है और यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, किसी को पता है क्या? ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये पता होना चाहिए आपको, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें सवाल की ओर। 25वें सवाल सामने, कंप्यूटर में बायोस किसका नियंत्रण करता है? कंप्यूटर में बायोस किसका नियंत्रण करता है? पहला ऑप्शन हार्डवेयर इंटलाइजेशन करके सिस्टम बूट करना, या फिर एक तरीके से ओएस अपडेट्स, या मोबाइल कनेक्ट करना, या स्क्रीन ब्राइटनेस। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बायोस एक तरीके से जो करता है वो करता है दोस्तों हार्डवेयर इंटलाइज करके सिस्टम बूट करता है। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल यहाँ पे, बायोस का पूरा नाम क्या है भाई? BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेसिक, आप भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, पूरा नाम इसका बेसिक इनपुट, फिर आउटपुट, और एस पर होता है दोस्तों सिस्टम। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे बायोस का पूरा नाम पता लग गया होगा दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में 26वां, MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक का प्रयोग कब किया जाता है? MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक का प्रयोग कब किया जाता है? इमेज ब्लर के लिए, स्लाइड को वेब पेजेज या स्लाइड से जोड़ने के लिए, या चार्ट डिलीट करने के लिए, या ऑडियो रिमूव करने के लिए। मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको देना चाहिए भाई सभी को। ठीक है, तो दीजिए 26वीं का जवाब क्या होगा भाई, जल्दी से देखते हैं कौन कौन लोग इसका जवाब सही दे पाते हैं भाई, जल्दी से दीजिएगा। दोस्तों 26वीं में जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों स्लाइड को वेब पेजेज या स्लाइड से जोड़ने के लिए, स्लाइड्स को वेब पेजेज या स्लाइड से जोड़ने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, लेकिन सवाल ये भी बनेगा हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? किस किस को पता है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की, जल्दी से बताइएगा। हाइपरलिंक करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में हमें क्या प्रेस करना होगा दोस्तों? कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करें हम? बताइए दोस्तों, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। कंट्रोल के साथ में H प्रेस कर दें, ठीक है, या फिर कंट्रोल के साथ में K प्रेस करें? बताइए दोनों में से, कंट्रोल के साथ में H प्रेस करूं मैं, या कंट्रोल के साथ K प्रेस करूं? तो दोस्तों कंट्रोल के साथ में K प्रेस करना होगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ में K प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों? हाइपरलिंक लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? हाइपरलिंक लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। SQL में सेलेक्ट का उपयोग क्यों होता है? बताइए दोस्तों। डुप्लीकेट रोज हटाने के लिए, टेबल डिलीट करने के लिए, रैम बढ़ाने के लिए, डिस्प्ले कलर्स बदलने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डुप्लीकेट्स रोज हटाने के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की, और 28वां प्रश्न है SSL और TLS
हैंडशेक में इंक्रिप्शन की किस लिए नेगोटिएट होती है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? इंटरनेट फास्ट करने के लिए, सुरक्षित इनक्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करने के लिए, या फोटोज डाउनलोड करने के लिए, ईमेल पढ़ने के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा इसको, और साथ में 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों सुरक्षित इनक्रिप्टेड कनेक्शंस स्थापित करने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं आज के 29वें सवाल की ओर। 29वां सवाल है, कुकीज को थर्ड पार्टी कुकीज क्यों कहा जाता है? कुकीज को थर्ड पार्टी कुकीज क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन, जो ब्राउजर में इंस्टॉल होती हैं। दूसरा ऑप्शन, जो किसी दूसरी वेबसाइट द्वारा स्टोर की जाती हैं। जो रैम से में चलती हैं। जो पीसी डिलीट करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? कुकीज को थर्ड पार्टी कुकीज क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन, जो ब्राउजर में इंस्टॉल होती हैं, जो किसी दूसरी वेबसाइट द्वारा स्टोर की जाती हैं, या जो रैम में चलती हैं, या जो पीसी डिलीट करता है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिएगा। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों जो किसी दूसरी वेबसाइट द्वारा स्टोर की जाती है। ओके ओके, जो किसी दूसरी वेबसाइट द्वारा स्टोर की जाती हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? थर्ड पार्टी कुकीज कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां है दोस्तों, एक्सेल में गोल सिक का उपयोग किस लिए होता है? एक्सेल में गोल सिक का उपयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन, कलर डिजाइन के लिए, पासवर्ड हटाना, सीट प्रोटेक्ट करना, या डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए रिक्वायर इनपुट ढूंढना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? 4 ऑप्शन आपके सामने और आंसर भी आपके सामने 4 ऑप्शनों में से। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डिजायर आउटपुट पाने के लिए रिक्वायर इनपुट ढूंढना। ठीक है, यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, इंटरनेट में आईपी स्पूफिंग किस प्रकार का अटैक है? इंटरनेट में आईपी स्पूफिंग किस प्रकार का अटैक है? फेक आईपी एड्रेस को आइडेंटिटी छुपाना, या फिर एक तरीके से केवल हार्डवेयर, रैम अटैक, या कीबोर्ड ब्लॉकिंग। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? इंटरनेट में आईपी स्पूफिंग किस प्रकार का अटैक है? दोस्तों इंटरनेट में आईपी स्पूफिंग जो है दोस्तों वो है दोस्तों फेक आईपी एड्रेस से आइडेंटिटी छुपाना। फेक आईपी एड्रेस से आइडेंटिटी छुपाना दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फेक आईपी एड्रेस से आइडेंटिटी छुपाना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है हमारा, ओएस में वर्चुअल मेमोरी किस लिए उपयोग होती है? ओएस में वर्चुअल मेमोरी किस लिए उपयोग होती है? पहला ऑप्शन, रैम कम होने पर हार्ड डिस्क को टेम्परेरी रैम बनाना, इंटरनेट बंद करने के लिए, कीबोर्ड चलाने के लिए, सीपीयू बंद करने में। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रैम कम होने पर हार्ड डिस्क को टेम्परेरी रैम बनाना। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का क्या उद्देश्य है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन, स्लाइड रंग बदलने के लिए, और ऑडियो एडिट करने के लिए, चार्ट हटाने के लिए, नोट्स के साथ प्रेजेंटेशन कंट्रोल करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का क्या उद्देश्य है? दोस्तों पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का जो उद्देश्य है वह दोस्तों क्या है बताइए? नोट्स के साथ प्रेजेंटेशंस कंट्रोल करने के लिए। डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लास अच्छी लग रही होगी भाई, और क्लास अच्छी लग रही है तो सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करो जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, और साथ में सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे। अब चलेंगे हम 34वें प्रश्न की ओर। ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन में क्या मूल अंतर है? बताइए दोस्तों क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, ऑथेंटिकेशन पहचान वेरीफाई करता है और ऑथराइजेशन अनुमति देता है, या फिर एक तरीके से दोनों ईमेल हैं, या फिर एक तरीके से दोनों मेमोरी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों ऑथेंटिकेशन पहचान आइडेंटिफाई वेरीफाई करता है, जबकि ऑथराइजेशन अनुमति देता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है।
ठीक है, कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं आराम से, तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इस सवाल को। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है हमारा, एक्सेल में कॉनकैट और टेक्स्ट जॉइन में मुख्य अंतर क्या है। दो फॉर्मूले यहाँ पे एक्सेल के दे दिए दोस्तों आपको, और दोनों में मुख्य अंतर क्या है जल्दी से बताइएगा। और उससे पहले एक बात कर लेता हूँ छोटी सी मैं, दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, और साथ में उन दोस्तों के पास शेयर कर दो इस क्लास को जो जिनकी एग्जाम है, ठीक है, और साथ में अपनी तैयारी को बेटर करते रहिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, और प्लेलिस्ट देख करके आप आराम से एक तरीके से देखो, पूरी वीडियो देखो आप, ठीक है। खासकर जो मैराथन क्लास है ना, उनको जरूर देख के जाना, जो मैराथन क्लास बना रखी है मैंने, उनको जरूर देखना आप, क्योंकि उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके, तो एक्सेल में कॉनकैट और टेक्स्ट जॉइन का मुख्य अंतर क्या है भाई। कोई फर्क नहीं है, कॉनकैट नंबर ऐड करता है, टेक्स्ट जॉइन में डेलीमीटर सेट कर सकते हैं, और टेक्स्ट जॉइन रैम बढ़ाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, दोनों में क्या अंतर है भाई, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होने वाला है टेक्स्ट जॉइन में, क्या दोस्तों, टेक्स्ट जॉइन में डेलीमीटर सेट कर सकते हैं, या डेलीमीटर सेट कर सकते हैं, सी ऑप्शन इज राइट। और यहाँ पे टेक कॉनकैट में दोस्तों, अगर यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन बता देता हूँ आपको, यहाँ पे टेक्स्ट कंबाइन कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं, क्लियर, मतलब जोड़ सकते हैं आपस में, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 35% अच्छे लगे होंगे, और 35 में से आपके कितने परसेंट एकदम राइट हो चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एग्जाम की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इतना ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा दोस्तों। कई लोगों का सवाल है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं वापस डिक्लेयर कर देता हूँ जाते जाते आपको, दोस्तों पेपर के अंदर 35% आएंगे आपके, 35 जो परसेंट आएंगे, और 35 में से मानो आप एक तरीके से 10% ऐसे होंगे जो एकदम इजी होंगे, कोई भी कर देगा उनको, मान लो बहुत इजी होंगे, अगर किसी ने हल्का फुल्का पढ़ रखा है ना, हल्का सा पढ़ रखा है, वो भी आराम से कर देगा 10% को। लेकिन उसके बाद में 10% ऐसे रहेंगे दोस्तों जो काफ़ी हार्ड रहेंगे, जिनको वही बंदा कर सकता है जिन्होंने अच्छी खासी स्टडी कर रखी है, अच्छा खासा पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, वही कर सकता है, जिसने बुक भी पढ़ी है, प्लेलिस्ट भी देखी है ना, और अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, वो हार्ड रहेंगे। और 15% ऐसे रहेंगे जो मीडियम रहेंगे, एक तरीके से ना तो ज़्यादा हार्ड रहेंगे और ना ही ज़्यादा इजी रहेंगे, ठीक है। ऐसे 15% रहेंगे जिनको वो बंदे करेंगे जिनको ठीक ठाक पढ़ाई करी उन्होंने, ठीक है। तो ठीक ठाक अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो 15% आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद ये करूंगा मैं कि आप 35 में से 35% सही करके आओ भाई, ठीक है। और सारे प्रश्न आपको पेपर में करने हैं, ठीक है। और आपकी जो एग्जाम होगी ओएमआर सीट में होगी, किस में होगी दोस्तों, ओएमआर सीट में आपकी एग्जाम होगी। तो 4 गोले मतलब मिलेंगे आपको, जिसमें से एक गोला आपको फिल करना है, ठीक है। और पूरे 35% करने, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भाई, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी को बेटर करते रहिएगा, और बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।